दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान वीर संग्राम सिंह के बारे में, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा राणा कुंभा के पोते और राणा रायमल के पुत्र थे। दोस्तों राजस्थान के सबसे शूर वीरों में से एक थे राणा सांगा। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ में हुआ था। ये वही राणा सांगा जिसके केवल नाम से ही मुगल सैनिकों के पसीने छूट जाते थे। ये वही राणा सांगा जिसके तन पर 80 घाव लगे होने के बावजूद युद्ध भूमि में कूद पड़ा। ये वही राणा सांगा जिनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर से लंगड़े थे, फिर भी इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा, सिर्फ एक युद्ध के। और वही युद्ध इनके जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इनके ही परिवार के सदस्यों के द्वारा इन्हें जहर देकर मार दिया गया था, ताकि ये दोबारा युद्ध में न जा सके। राणा सांगा आखिरी वो हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को ललकारने की हिम्मत की थी। राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। दोस्तों राणा सांगा सिर्फ एक ऐसे राजा थे जिनके साथ राजस्थान के सारे हिंदू राजा एक साथ लड़े थे और इन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनके 2 बड़े भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। इनके भाई पृथ्वीराज को फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो आक्रमण बहुत तेजी से करते थे और उन्होंने ही टोडा पर आक्रमण करके वहाँ के लल्ला खां पठान को हराया और सोलंकियों को उनका राज्य वापस लौटाकर वहाँ की राजकुमारी तारा से शादी की और फिर इन्हीं के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा गया। दोस्तों ये माना जाता है कि राणा सांगा के लिए एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा की तलवार से सल्तनतें कांपेगी। जहाँ इनके नाम से भगवा ध्वज लहराएगा वहाँ आसपास कोई शत्रु नहीं भटकेगा। नगर नगर में इसकी धाक कायम होगी और बहुत ही जल्दी ये मेवाड़ का होने वाला सम्राट बनेगा। बस तभी से पृथ्वीराज, जयमल और सांगा में उत्तराधिकार के संबंध में मनमुटाव शुरू हो गए और राणा सांगा के दोनों भाई जयमल और पृथ्वीराज राणा सांगा पर हमला कर देते हैं। लेकिन इसी बीच सारंग देव, जो कि राणा सांगा के चाचा थे, वो राणा सांगा का बचाव करते हैं और वहाँ से राणा सांगा को भागने के लिए कहते हैं। राणा सांगा वहाँ से भागकर सेमत्री पहुँचते हैं, जहाँ एक रूप नारायण जी का मंदिर था जिसमें राणा सांगा छिप जाते हैं। लेकिन उसी मंदिर में कुछ मारवाड़ से यात्री आए हुए थे। उन्हीं यात्रियों में से एक पिता जैत मालोत राठौड़ थे, जिन्होंने राणा सांगा की रक्षा की, लेकिन रक्षा करते करते वो वहीं शहीद हो गए। पिता शहीद जरूर हो गए, लेकिन राणा सांगा को बचाने में कामयाब रहे। अब वहाँ से भागकर राणा सांगा अजमेर पहुँचे, जहाँ एक जगह पड़ती है श्रीनगर, जहाँ करमचंद पवार के यहाँ जाकर राणा सांगा ने शरण ली। और उधर राणा सांगा की बहन आनंदाबाई की शादी सिरोही के राजा के साथ तय कर दी गई थी, जिनका नाम था जगमाल देवड़ा। लेकिन जगमाल के द्वारा राणा सांगा की बहन को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। और जब ये समाचार राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज के पास पहुंचा, तो पृथ्वीराज जगमाल देवड़ा के पास जाकर उसे धमकाते हैं और जगमाल पृथ्वीराज से माफी मांगकर ये कहकर कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, पृथ्वीराज को वापस भेज देता है। लेकिन जाते वक्त साथ में उसे भेंट के रूप में लड्डू देता है, जिन्हें रास्ते में खाने पर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। और इधर जयमल भी सोलंकियों के खिलाफ रानी ताराबाई से मिलने के चक्कर में युद्ध में मारा जाता है और फिर 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाता है। राणा सांगा एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने अपनी शूरवीरता और पराक्रम कार्यों से राजस्थान के इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाया। अब जब राणा सांगा राजा बने, तब दिल्ली पर सिकंदर लोधी का शासन था और राजा बनते ही राणा सांगा ने सीधा दिल्ली पर हमला करने का फैसला किया। और फिर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच 1517 में कोटा के पास युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, जिससे इब्राहिम लोधी को बहुत ज्यादा धक्का लगा और उसने 1518 में फिर से मियाँ माखन के साथ मिलकर युद्ध किया, लेकिन उसमें भी उसे हार का सामना करना पड़ा। अब जब राणा सांगा का शासन काल चल रहा था, तब उस समय मालवा का शासक था नसरुद्दीन शाह खिलजी। लेकिन वहाँ पर राजा हट रहे थे और नए राजा बन रहे थे और वहाँ पर राज करने वाला था एक हिंदू सामंत मेघनी राय। मेघनी राय ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को फिर से शासक बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस वजह से सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। अब राणा सांगा और मालवा का सुल्तान महमूद द्वितीय दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे और ये दोनों ही अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। सुल्तान के मुस्लिम अमीरों को भी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्तियों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या थी, क्योंकि उसने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा दी थी कि उसने अपने खुद के लिए एक जहांगीर हासिल कर ली थी, जिसका नाम था चंदेरी। ये सब देखकर मुस्लिम मालवा के सरदार सुल्तान के कान भरने लगे और सुल्तान भी इनके बहकावे में आ गया। फिर जनवरी 1518 में महमूद द्वितीय और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। इस वजह से मेदिनी राय को मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी, जिसे राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की और एक विशाल सेना लेकर मालवा की ओर चल दिए। राणा सांगा ने मालवा की सेना को हराकर गागरोन पर अधिकार कर लिया और गागरोन
गागरून को मेदिनी राय को देकर वापस मेवाड़ आ गए। लेकिन गागरून हाथ से निकल जाने की वजह से महमूद द्वितीय बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने एक विशाल सेना लेकर गागरून पर आक्रमण कर दिया। इसलिए राणा सांगा ने भी एक शक्तिशाली सेना के साथ गागरून की ओर प्रस्थान किया। अब दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें महमूद द्वितीय की हार हुई। इस मौके पर सुल्तान ने अपने एक पुत्र को जामीन के तौर पर चित्तौड़ छोड़ा और राणा सांगा को रत्न जड़े सोने की कमर पेटी भेंट की, क्योंकि राणा सांगा ने महमूद द्वितीय को छोड़ दिया था। अब राणा सांगा को गुजरात के सुल्तान के साथ भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ईडर पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय का अधिकार था। लेकिन राणा सांगा ने ईडर पर आक्रमण करके वहां के मुस्लिम अधिकारी को भागने पर मजबूर कर दिया और ईडर पर अपना अधिकार कर लिया। सांगा ने ईडर का जो राज्य था वो रायमल को सौंप दिया। इस बात से नाराज होकर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने अहमदनगर के शासक निजाम मुल्क को ईडर पर अधिकार करने के लिए भेजा, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। लेकिन सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मलिक हुसैन को ईडर पर अधिकार करने के लिए दोबारा भेजा, लेकिन इस बार मलिक हुसैन को सफलता मिली और उसने ईडर पर अधिकार कर लिया। अब इस स्थिति में राणा सांगा ने 1520 में एक विशाल सेना लेकर ईडर की ओर चल दिए और मलिक हुसैन को हराकर रायमल को ईडर की गद्दी पर फिर से बैठा दिया। राजपूतों ने बड़नगर और अहमदनगर को खूब लूटा और इसके बाद राणा सांगा की सेना चित्तौड़ लौट आई। अब राणा सांगा के हाथों अपनी हार से सुल्तान मुजफ्फर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए सौरठ के हाकिम मालिक अयाज को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब ये जो मुस्लिम सेना थी ये मार्ग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सागवाड़ा को नष्ट करती हुई मंदसौर तक पहुंच गई और इस सेना के साथ में मालवा का सुल्तान भी मिल गया था। मलिक अयाज ने युद्ध में हारने की आशंका से राणा सांगा से संधि कर ली, जिसकी वजह से मालवा के सुल्तान को भी लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस कारण गुजरात भी मेवाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सका और राणा सांगा अपने राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। अब 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। वो पूरे उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उत्तरी भारत का स्वामी बनने के लिए उसे राणा सांगा से टक्कर लेना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने राणा सांगा की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। और फिर शुरू हुआ 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध, जो हमारे राजस्थान के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब ये जो युद्ध था ये क्यों लड़ा गया था, इसके कुछ कारण थे। जैसे पहला कारण था बाबर के द्वारा राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाना, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में राणा सांगा पर संधि करने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उसने लिखा कि जब हम काबुल में थे तो राणा सांगा ने अपना एक दूत हमारे पास भेजा और ये कहलवाया कि अगर हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो वो खुद यानी राणा सांगा आगरा पर धावा बोल देगा। लेकिन हमने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, दिल्ली और आगरा पर अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन फिर भी सांगा अभी तक नहीं आया और उसने राणा सांगा के विश्वासघात से क्रोधित होकर युद्ध करने का निश्चय कर लिया। लेकिन दूसरी ओर राणा सांगा ने बाबर पर आरोप लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया, जबकि संधि की शर्तों के अनुसार ये प्रदेश उसे ही मिलने चाहिए थे, यानी राणा को मिलने चाहिए थे। इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक तैयारी में जुट गए। दूसरा कारण था राणा सांगा और बाबर की महत्वाकांक्षाएं। बाबर और राणा सांगा दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। राणा सांगा ने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में अपनी शूरवीरता और पराक्रम की धाक बना रखी थी। इसलिए बाबर राणा सांगा की शक्ति का दमन किए बिना उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व नहीं बना सकता था। दूसरी ओर राणा सांगा भी बाबर के उत्तरी भारत में बढ़ते हुए प्रभावों से बहुत ज्यादा चिंतित था। तीसरा कारण है राजपूत अफगान संगठन। अब राजपूत और अफगान बाबर के बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी थे, इसलिए राणा सांगा अफगानों के साथ मिलकर बाबर को भारत से निकाल देना चाहता था। लेकिन इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में जा पहुंचा था। इसके साथ साथ हसन खां मेवाती भी अपने योद्धाओं को लेकर राणा सांगा के शिविर में शामिल हो गया, क्योंकि बाबर राजपूत और अफगान संगठन को अपने लिए खतरनाक मानता था। इसलिए उसने राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। चौथा कारण था बाबर के द्वारा जिहाद का नारा देना। क्या था ना कि बाबर है ना अपने आप को इस्लाम धर्म का पोषक मानता था, इसलिए उसने राणा सांगा के विरुद्ध इस युद्ध को जिहाद का रूप दिया और ये घोषणा की कि वो इस्लाम धर्म के गौरव के लिए युद्ध लड़ेगा। और दूसरी ओर राणा सांगा हिंदू धर्म और संस्कृति के बहुत ज्यादा पोषक थे, इसलिए वो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थे। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो युद्ध होना तो स्वाभाविक ही था। और पांचवा कारण था राणा सांगा के अभियान। पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा ने कुछ ऐसे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो दिल्ली के सल्तनत के अधीन थे। मेन तो उसने रणथंभौर के पास खंडार पर अधिकार कर लिया था और इस क्षेत्र पर अधिकार करके राणा सांगा ने बाबर को क्रोधित कर दिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो हार हुई उसके कुछ खास कारण थे, जैसे राजपूतों में अनुशासन का अभाव, क्योंकि राणा सांगा की सेना में अनुशासन की बहुत ज्यादा कमी थी। और इसका मेन कारण ये था कि राणा सांगा की जो सेना थी वो एक नेता के अधीन नहीं थी, बल्कि अलग अलग राजपूत राजाओं और सामंतों के अधीन थी, जिनकी स्वामी भक्ति राणा के बजाय अपने सरदारों के प्रति ज्यादा थी। अब ऐसी सेना पर राणा सांगा का जो प्रभुत्व था वो नाम मात्र का था, जबकि बाबर की सेना पूरी तरह से अनुशासित
सुरक्षित थी और एक सेनापति के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी। दूसरा कारण है बाबर का कुशल नेतृत्व। बाबर एक कुशल सेना नायक था और उसने खानवा के युद्ध में तुलुगुमा पद्धति से अपनी सेना की व्यूह रचना की थी, क्योंकि उसने तोपखाने और घुड़सवार सेना का प्रयोग बहुत कुशलता से किया था, जिसकी वजह से राजपूतों को हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तोपखानों का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही किया था। तीसरा कारण है बाबर की जो युद्ध की पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि बाबर का जो तोपखाना था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली था। इस वजह से मुगलों के तोपों के मार के आगे राजपूत बहुत देर तक टिक नहीं पाए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। चौथा कारण था राजपूतों की त्रुटिपूर्ण युद्ध प्रणाली। राणा सांगा के ज्यादातर सैनिक पैदल थे, जबकि मुगलों की सेना में ज्यादातर घुड़सवार थे। राजपूतों की सेना में तोपखाना और सुरक्षित सेना की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुगलों द्वारा बारूदों के प्रयोग, तोपों और बंदूकों की तुलना में राजपूतों के पास तीर, कमान, भाले, तलवार, बर्छे जैसे अस्त्र शस्त्र थे। पांचवा कारण था राजपूतों की युद्ध प्रणाली का परंपरागत होना, क्योंकि राजपूतों की जो युद्ध प्रणाली थी वो रूढ़िवादी और परंपरागत थी, जबकि मुगलों की युद्ध पद्धति वैज्ञानिक और नई थी, क्योंकि इसमें अफगानों, तुर्कों और मंगोलों की युद्ध पद्धति का समावेश किया गया था। मुगल जो थे वो रिजर्व और घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे और बारी बारी से इनका प्रयोग करते थे, इसलिए राजपूत सेना की हार हो गई। खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी भारी आघात पहुंचाया, क्योंकि सदियों से अर्जित मेवाड़ की प्रतिष्ठा को इस युद्ध से बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसको समय की गति भी नहीं भुला सकती। राणा सांगा की हार और उनकी मृत्यु केवल मेवाड़ के लिए नहीं बल्कि राजस्थान के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध हुई, क्योंकि राजस्थान की सदियों पुरानी स्वतंत्रता और उसकी प्राचीन हिंदू संस्कृति को सफलता पूर्वक बनाए रख सकने के लिए अब वहाँ पर कोई नहीं था। बाबर ने राणा सांगा से युद्ध मेवाड़ को जीतने के इरादे से नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक राणा सांगा जिंदा है मेरा साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के काम आ जाने पर वो अपने राज्य को सुरक्षित समझने लगा।